नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आप खबरें इस खास कार्यक्रम में देखेंगे रफ्तार से भी और विस्तार से भी। आज सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज का दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खास है। आज 42वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, देखिए एक मिनट की रिपोर्ट में। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। 3 वजह से स्थापना दिवस और भी खास हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियाँ जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार वापस लौटी है। 3 दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंची है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया था और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। लोगों को समझ में आ गया है कि परिवारवादी सरकार लोकतंत्र की दुश्मन कुछ भी नहीं समझती। एक समय होता था जब बीजेपी के संसद में 2 ही सांसद होते थे, लेकिन आज बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद राज्यसभा में भी हैं और लोकसभा में भी है और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से बुधवार को 42वां स्थापना दिवस मनाया गया तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई। देश के अधिकांश राज्यों में आज बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रही है और ये सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। आज के दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश देखने को मिला। वो जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त देश में सबसे अहम पार्टी है। आगे बढ़ते हैं, बात होगी अब किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आया। दिल्ली में किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर संघर्ष स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी चौधरी देवीलाल को याद किया। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जहाँ चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया, तो दूसरी ओर हजारों लोगों ने इन श्रद्धांजलि सभाओं में शामिल होकर किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल प्रेरणा है प्रत्येक नागरिक के लिए। चाहे उनके उठाए हुए कदमों को आज दुनिया भर में बुढ़ापा पेंशन हो, मैटरनिटी लीव, बच्चा योजना या आज काम के बदले अनाज को मनरेगा के तौर पर हम देखें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के काम को हरियाणा कभी नहीं भूल सकता, इसलिए आज हर कोई उनको याद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर करनाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष औपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, तो वहीं चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब सरकार को जमकर घिरा।
हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस दौरान सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। पीएम के संबोधन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 42 साल की यात्रा पूरी हुई। इस मौके पर देश के लिए बलिदान देने वालों को याद किया गया। आजाद हिंद फौज में भी हरियाणा के लोग शामिल थे। वहीं चंडीगढ़ के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा का सत्र बैठा था। प्रदेश के एक बच्चे की आवाज है कि SYL का 19 लाख एकड़ फीट पानी और चंडीगढ़ हमारा है। चंडीगढ़ बरकरार है, पानी हमें तुरंत मिलना चाहिए। सत्र बैठा था हरियाणा का, हरियाणा के एक बच्चे की आवाज़ है कि SYL का 19 लाख एकड़ फुट पानी और चंडीगढ़, ये सब जो हमारा हक है वो चंडीगढ़ तो बरकरार ही है। जब से पंजाब सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किया, तभी से ये मुद्दा सुर्खियों में है। जहां हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा में पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही निशाने पर पंजाब सरकार है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर हरियाणा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी कैथल की। कैथल अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल। उन्होंने किसानों से बातचीत की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और यह भी कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कैथल की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की सीजन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंडी के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद मंडी में ही होनी चाहिए ताकि मंडी को उसका टैक्स मिल सके और किसान भी यही चाहते हैं कि गेहूं केवल मंडियों में ही बेचा जाए। हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। पोली हाउस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी 70% सब्सिडी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस सब्सिडी को 50% लाकर सभी आवेदकों को पॉली हाउस की सुविधा दी जाए, कोई भी बाकी न रहे, क्योंकि किसान पॉली हाउस में सब्जी के मादर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और हमारी सरकार का मकसद है कि किसानों की आय बढ़े। की बात है कृषि मंत्री के तौर पर कि MSP से ऊपर भाव चल रहा है। इस बार 10-12 हज़ार रुपये क्विंटल कपास चल रही है, 6 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल सरसों चल रही है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि प्राइवेट एजेंसियां अगर गेहूं की खरीद करें तो वो मंडियों से करें। मंडियों से खरीद होगी तो व्यवस्था के साथ साथ प्रॉपर टैक्स भी मिलता रहेगा। वीरेंद्रपुरी, कैथल, खबरें अभी तक। अनाज मंडी में गेहूं खरीद की फसल की शुरुआत पहले हो चुकी थी और अक्सर किसानों की ये समस्या रहती है कि उनको यहां पर व्यवस्थाओं का बहुत गलत तरीके से सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कृषि मंत्री इस तरह के दौरे करते हैं तो जाहिर तौर पर किसानों की समस्याओं का हल तो हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की होनी भी चाहिए क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं और चुनाव में बेशक थोड़ा वक्त हो, लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है। मंडी में आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। जो तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब में नजर आई थी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई हिमाचल में भी। आम आदमी पार्टी का रोड शो था। इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और वो तैयारियां फलीभूत होती हुई धरातल पर नजर आई। देवभूमि की ठंडी वादियों में सियासी पारा चढ़ चुका है क्योंकि साल के अंत में असल परीक्षा का चुनाव जो है। मंडी में आम आदमी पार्टी के रोड शो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर गदगद थे। बातें वही की गई थी जो पंजाब चुनाव से पहले की गई थी। दिल्ली और पंजाब के CM रोड शो के जरिए हिमाचल की जनता को तीसरा विकल्प देने की कोशिश में नजर आए। पंजाब जैसा कमाल हिमाचल में करने की बात की जा रही है। जिस तरह से पंजाब में सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए, कुछ ऐसा ही हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी करने की फिराक में है। देखना यह है कि इस रोड शो के बाद हिमाचल के चुनावी समीकरणों में क्या कुछ बदलाव दिखता है। नितेश सैनी, मंडी, खबरें अभी तक। आम आदमी पार्टी हिमाचल में तीसरा विकल्प बनना चाहती है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी बेशक सोच रही होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा से यहां पर टक्कर रहती है। आगे बढ़ते हैं, बात अब आपकी जेब की होगी क्योंकि पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बेकाबू हो रहे हैं, सीधा बोझ आपकी जेब पर पड़ रहा है और कई रफ्तार से बेकाबू हो रहे हैं, जिससे आमजन बेहद त्रस्त हो चुका है। आज तेल के दामों में कहां कितना इजाफा हुआ, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में।
आम जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बुधवार को एक बार फिर इजाफा हुआ, जो कि पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे तो डीजल 96 रुपए 67 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में 84 पैसे और डीजल की कीमतों में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बहरहाल लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जन त्रस्त हो चुका है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर आए दिन बढ़ रही तेल के बेलगाम दामों पर लगाम कब लगेगी। जो लोग हैं जितना बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से काम करते जा रहा है। मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है, सीधा पेट्रोल ही बढ़ रहा है। महंगाई लगातार आसमान छू रही है और आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। सरकार ध्यान दे रही है नहीं दे रही, किसी को मालूम तक। आगे बढ़ते हैं, बात अब कोरोना, क्योंकि बेशक हमारे देश में कोरोना के केस अब ना के बराबर रह गए हो, लेकिन चीन में मुश्किलात बढ़ती जा रही है। कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीन में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शंघाई के किसी भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की जगह तक नहीं बची है। चीन में 2 साल बाद पहली बार कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमण 31 राज्यों में फैल चुका है और इसे नियंत्रित करने के लिए जिस शून्य कोविड नीति को अमल में लाया जा रहा है वो फ्लॉप साबित हो रही है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप का सर्वाधिक प्रभाव है और संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंच चुका है। हालात इतने खराब है कि शंघाई के किसी भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची। बावजूद इसके चीन का दावा है कि शंघाई में कोरोना संक्रमण से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हाहाकार मचा है। बीते 24 घंटे में यहां पर 1366 नए मामले सामने आ चुके हैं। चीन के जिलिन में 836, शंघाई में 436 और फुजियान में कोरोना के 16 नए केस सामने आए। शंघाई में कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रहे चीन ने देश भर से 10,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को अपने सबसे बड़े शहर रवाना किया। इनमें 2,000 से अधिक सैन्य चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। कोरोना एक बार लगातार जाने के बाद और फिर से पलटवार करता है, यही चीन में हो रहा है। इसलिए हालात शंघाई में कम से कम ज्यादा खराब हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपने सोचा होगा कि कभी तेल की कीमतों को लेकर भी कहीं पर विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा हो जाए कि कहीं पर कर्फ्यू तक लगाना पड़ जाए। ऐसा एक देश में हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पेरू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस पर रोक लगाने के लिए पेरू के राष्ट्रपति ने कर्फ्यू लगा दिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण इस समय पूरी दुनिया में ईंधन और गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो इसकी भारी किल्लत से गुजर रहे हैं, जिनमें जर्मनी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका छोटे देशों में भी असर पड़ने लगा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन और गैस के दाम बढ़ चुके हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसी के चलते पेरू में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। पेरू की राजधानी लीमा में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि इससे बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को भी रोकने में मदद मिले और साथ ही लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। पेरू के राष्ट्रपति क्रिस्टेलो ने आधी रात से ठीक पहले देश भर में प्रसारित एक संबोधन में कहा कि कैबिनेट ने सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मंगलवार 5 अप्रैल से सुबह 2:12 बजे से नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पिछले हफ्ते किसानों और ट्रक ड्राइवरों ने लीमा के लिए भी कुछ मुख्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे खाद्य कीमतों में अचानक उछाल आ गया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का भी बहुत बड़ा असर जरूर पड़ा है। ये चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी पड़ोसी देश श्रीलंका की। हालात यहाँ तो बहुत ज्यादा ही खराब है। इन दिनों हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में दवाइयां यहाँ पर खत्म हो गई हैं। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। इसके बाद पेट्रोल पंप पर सेना तैनात कर दी गई है। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देश के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं। आयात बंद होने से कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। डीजल न होने के कारण देश में 13-13 घंटे बिजली नहीं आ रही है। डीजल के संकट से निपटने के लिए भारत भी यहाँ 4 बार डीजल भेज चुका है। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि शुद्ध पानी के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत से ज्यादा रुपए
दूध की खरीदारी के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। साल 2015 के बाद अब श्रीलंका में इतने बदतर हालात पैदा हुए। अगर हालातों को जल्द से जल्द नहीं सुधारा गया तो श्रीलंका के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तेल की किल्लत और किसानों को सही समय पर खाद न मिलने के कारण रिटेल और होलसेल मंडियों में भी अनाज की कीमत आसमान छू रही है। कोलंबो की मंडी में बासमती चावल की कीमतें 400 रुपए से लेकर 480 रुपए प्रति किलो है, जबकि श्रीलंका में उगने वाला चावल भी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो की दर तक बिक रहा है। इससे पहले श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई, कर्फ्यू लगाया गया है। आर्थिक दिवालिया निकल चुका है श्रीलंका का। आगे क्या होगा ये श्रीलंका के लोग सोच कर ही मरे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब सिरसा की होगी। सिरसा में अब तक गेहूं की आवक न होने से सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी खबर है, अब अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है और एक प्रक्रिया के तहत अनाज बिक रहा है। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सिरसा की अनाज मंडी में 4 अप्रैल तक गेहूं की आवक ही नहीं हुई थी। लेकिन खरीद के 5वें दिन जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है, जिसके बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी ने व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 65 सेंटर बनाए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिरसा की कुछ मंडियों में गेहूँ आई है कल, जैसे डावाड़ी में 580 क्विंटल, जीवनगर में 350 क्विंटल और 1 ट्राली ढिंग और टोकटा में आई है। हमारी तरफ से सभी अरेंज कर दिए गए हैं, एजेंसियां तब आएगी जब अराइवल आएगी। हालांकि मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध करने का दावा किया गया है, लेकिन अब देखना यही होगा कि गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान प्रशासन के दावे कितने सही साबित होते हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत में गेहूं की आवक नहीं हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे किसान अपना गेहूं लेकर अनाज मंडियों में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात फरीदाबाद की होगी। फरीदाबाद में नगर निगम में हुए 200 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर मुख्य ठेकेदार को विजिलेंस ने आखिरकार धर दबोचा है, जिसे लेकर एक बड़ी कामयाबी जरूर कह सकते हैं विजिलेंस को मिली है। फरीदाबाद के नगर निगम में हुए 200 करोड़ के कथित घोटाले में विजिलेंस विभाग के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मुख्य ठेकेदार सतवीर को विजिलेंस विभाग की टीम ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद विजिलेंस विभाग जांच कर रही थी। इस पूरे मामले में SIT भी गठित की गई थी। 1.5 साल की जाँच के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी सतवीर को गिरफ्तार किया गया और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। आरोपी सतवीर है जो ठेकेदार था, इसको कल अपनी हिरासत में लिया है, कल हरिद्वार से कल रात को। क्या 200 करोड़ के घोटाले में सर अभी चल रही है। आपको बता दें कि 1.5 सालों में फरीदाबाद के नगर निगम कथित घोटाला सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। आरोपी ठेकेदार ने बिना कोई काम किए लगभग 200 करोड़ के आसपास की पेमेंट नगर निगम से ली थी। आखिरकार मुख्य ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद अब देखना यह होगा कि जिन बड़े अधिकारियों के संरक्षण में इस ठेकेदार को 200 करोड़ रुपए की पेमेंट दी गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अनिल लाठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। गौरतलब है कि हरियाणा के कई जिलों में इस तरह के घोटाले सामने आए हैं। अलग अलग बेशक कहानियां हों, लेकिन घोटाले जरूर बढ़े हैं। इस मामले में देखना होगा कि आगे और क्या कार्रवाई की जाती है। करनाल के कलामपुरा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद सबका दिल पसीज गया। एक 5 साल का बच्चा जिसका पहले तो अपहरण हुआ, बच्चे के लापता होने के बाद बच्चे के लिए सर्च अभियान चलाया गया। पूरे गांव में नाकेबंदी की गई, पुलिस का सख्त पहरा था। पूरा दिन पूरी रात बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उससे सब दंग रह गए। 5 साल के बच्चे के अपहरण से लेकर उसकी लाश मिलने तक का पूरा मामला बेहद पेचीदा है। दरअसल बच्चे की लाश मिलने के करीब 22 घंटे पहले बच्चा कलामपुरा गांव से ही लापता हो गया था। बच्चे के लापता होने के बाद पूरे इलाके में बच्चे को तलाशा गया। गांव में नाकेबंदी की गई, पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। इस बीच पुलिस से लेकर गांव वालों को एक बाबा पर शक हुआ, जिसे कि बच्चे के लापता होने के वक्त गांव में देखा गया था। हालांकि इस बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन आखिर में बच्चे के लापता होने की अगली सुबह बच्चे का शव उसी के पड़ोस के घर की छत पर बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बच्चे के शव पर चोट के निशान थे, कान से खून बह रहा था। वहीं आशंका जताई जा रही थी कि बच्चे की हत्या गला घोट कर की गई है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए कमालपुर गांव ले गए।
वहीं परिजनों ने किसी रंजिश के चलते अपने ही परिवार के सदस्यों पर हत्या का शक जताया है। अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है और पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही कि आखिरकार वो बाबा कौन है जिसने अपहरण किया था और जो शक जताया गया है परिजनों की ओर से उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, फतेहाबाद की बात करेंगे। एक ऐसा मामला यहां से सामने है जिसे सुनकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं के अंग्रेजी पेपर में नकल का एक अनोखा ही तरीका इजाद किया गया है, जिसमें एक छात्र नकल करने के लिए क्लिप बोर्ड के अंदर मोबाइल को फिट करके ले गया। परीक्षा में नकल रोकने के चाहे कितने भी प्रबंध कर लिए जाएं, लेकिन नकल करने वाले छात्र कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन छात्र के नकल करने का हाईटेक तरीका उड़नदस्ते के सामने फेल हो गया। दरअसल छात्र ने क्लिपबोर्ड के अंदर ही मोबाइल फिट कर रखा था और इसके ऊपर शीशा लगा रखा था। यहाँ तक कि मोबाइल में व्हाट्सएप समेत कई ऐप भी चल रहे थे। बता दें कि चेकिंग के दौरान बोर्ड चेयरमैन की स्पेशल फ्लाइंग ने छात्र को पेपर बोर्ड में फिट मोबाइल के साथ पकड़ा। यूएमसी बनाई गई है और वो पूरा उससे पेपर बोर्ड ले करके वो बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड के अंदर बिल्कुल पीछे से देखो पता नहीं लग रहा था कि इसके अंदर मोबाइल हो सकता है क्या। पूरा पेपर बोर्ड ग्लास का था, उसके अंदर फिटेड था पूरा और उसकी पिक्स वगैरह भी ली है हमने। फिलहाल परीक्षा में नकल के 6 केस पकड़े गए हैं, जिसमें 2 छात्रों के पास मोबाइल और 4 के पास से पर्चियां मिली है। नकल पर्ची के साथ छात्राएं भी पकड़ी गई। पकड़े गए परीक्षार्थियों पर यूएमसी का केस बनाकर बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी गई है। साथ ही छात्र जरूर इस नकल करने वाले छात्र को सलाह दे रहे होंगे कि इतना दिमाग नकल करने में लगाया, इतना पढ़ने में लगा लेता तो शायद आज ये नौबत ना आती। आगे बढ़ते हैं। सिरसा पुलिस ने आईपीएल के मैच में सट्टा लगाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से मोबाइल भी बरामद हुए। आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए 3 लोगों को सीआईए पुलिस ने गिरफ्त में लिया। ये क्रिकेट बुकीज शहर के भारत नगर इलाके के एक मकान में चल रही थी। सीआईए पुलिस को इसकी सूचना मिली। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने एक टीम का गठन किया और मकान पर दबिश दी गई। पुलिस को 15 मोबाइल के साथ 3 बुकीज मिले हैं, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया। तीनों आईपीएल के मैचों में सट्टा लगा रहे थे। सीआईए स्टाफ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सीआईए पुलिस को सूचना मिली थी कि भारत नगर में एक मकान में कुछ लोग आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे हैं, जिसके तुरंत बाद पुलिस पहुंची और तीनों आरोपियों को काबू कर लिया गया। क्रिकेट बुकी का काम कर रहे हैं, अगर मौके पर रेडी किए जाए तो वो हमें काबू आ सकते हैं। तो पुख्ता सबूत होने पर हमने इस पर सर्च का जो है वो वारंट हासिल किया और उसके बाद हमारी टीम ने भारत नगर के एरिया में उस घर में छापामारी करी। छापामारी के दौरान हमें 3 बंदे वहाँ आईपीएल पर क्रिकेट बुकीज का काम करते हुए मिले हैं। आईपीएल मैचों के दौरान अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस सतर्क होती है तो ऐसे लोगों का भंडाफोड़ हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स ने पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर बेसिक कैंप आयोजित किया है, जिसमें स्पीति के 45 बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। 1 मिनट में देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स के सहयोग से बेसिक स्की कोर्स का आयोजन स्पीति के लांगचा में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्लाइड स्पोर्ट्स ने पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर बेसिक कैंप आयोजित किया। बच्चों में स्की के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कैंप का आयोजन किया। 30 मार्च से शुरू हुए कैंप में करीब 45 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। 7 दिन के कैंप में बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला और कॉन्फ्रेंस हॉल में कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्पीति में स्की की अपार संभावनाएं हैं। वहीं उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्लाइड स्पोर्ट्स के प्रशिक्षकों का विशेष आभार भी व्यक्त किया। कैंप के जरिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह की ट्रेनिंग स्पीति के बच्चों को बहुत काम आने वाली है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।